एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है उदिशा और ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही क्यों डिसाइड किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हालांकि ये तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, अब तो खैर एक लंबा गैप हो गया जहाँ मैं ग्रामर के टॉपिक्स ऐसे इंडिविजुअली एड्रेस नहीं करती। बट ऑनेस्टली एवरीबडी, whenever somebody tells me that ma'am I'm not able to speak proper English, or I make a lot of grammatical errors, or I'm not able to start speaking in English, then I feel there are actually just two topics that one needs to pay attention to. सिर्फ दो topics हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है and you are sorted for good। मतलब आप आसानी से शुरू कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को। तो उनमें से एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, एक टेंस है, इसलिए आज हम पहले इसको कर लेते हैं, फिर आने वाले टाइम में आपको टेंसेस भी पढ़ा देंगे। एट द सेम टाइम ये भी आपको बता दें कि हमारा एक बहुत अच्छा, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक काफ़ी प्लान्ड बैच आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। एंड बैच का लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे, उस पर UM लाइव अपना कोड यूज़ करिएगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 30 डेज़ का पूरा बैच है और वो एक ऐसा बैच है जिसमें आपको सिर्फ अंग्रेज़ी रोबोट्स की तरह बोलना नहीं सिखाया जाएगा। कंफर्टेबल नेचुरल एक्सेंट में बात कैसे करना है, आपके प्रोनाउंसिएशन को जितना मैं क्लीन कर पाऊंगी उतना मैं उस पर काम करूंगी। देखिए, प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों। आगे बहुत सारी चीज़ों पर हम बात भी करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गलतियाँ इधर उधर कर देते हैं। जैसे वन सेकेंड, लेट्स से किसी ने ये लिखा कि my friends is not coming। अब इसमें बहुत ज़्यादा एरर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक चीज़ का इशू है कि आपने फ्रेंड्स के साथ इज़ लगा दिया। फिर कई बार ये भी होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि भाई इज़ क्यों लगाया हुआ है। आई नीड टू चेक, ये लगाऊं या नहीं लगाऊं गाइस। लगा देती हूँ मैं, फिर देखेंगे कैसा है माहौल। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है बच्चे को समझ नहीं आता कि यार इज क्यों लगाना है, एम क्यों लगाना है, आर क्यों लगाना है, वॉज क्यों लगाना है, वर क्यों लगाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हमारा आज का बहुत ही सिंपल फंडा है, हम आपको इजी सेंटेंसेस बनाना सिखा देंगे। किस जगह पर कब इज लगेगा, हैज़ लगेगा, वर लगेगा, वॉज लगेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा दे देंगे और आगे आपको थोड़े से सवाल सॉल्व करवा देंगे, थोड़े से एग्जाम्पल्स भी दे देंगे। हम ज़्यादातर करके आप लोगों को हिंदी बोल करके पढ़ाते हैं, बिकॉज जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है उनको अगर हम अंग्रेज़ी बोल के पढ़ाएंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, राइट। बट I'll try and keep speaking in English as much as I can so that you can hear me out, so that you can focus on the way I speak and how comfortable am I in taking a pause. You know, I'll take a pause nicely, stop, think, then I'll speak. So there are some people who feel like I have to continuously be speaking. उन्हें ऐसा लगता है कि जी हम धारा प्रवाह नहीं बोल रहे हैं तो हम ख़राब बोलते हैं या हमारी कम्युनिकेशन ख़राब है। बट मैं उस मिथ को भी कहीं ना कहीं बर्स्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यू स्पीक एज मच एज यू वॉन्ट, you think as much as you want, you are a human being, you're not a pre-fed robot, so you don't know, you don't have a ready answer to every other question, right? हर चीज़ का जवाब तैयार कैसे हो सकता है यार, कोई पहले से थोड़ी ना आपको फीड करके भेजा गया है। तो ये सारी बातें आप ऑब्जर्व करिए कि जब एक इंसान आपसे बात करता है, जो एक डिसेंट स्पीकर है, एक अच्छा स्पीकर है, उनके शब्दों पर कहाँ कब वो एम्फेसिस डाल रहे हैं, कब वो पॉज ले रहे हैं, क्या उनकी बातों को के जो टोन बदलती है उसके साथ उनके एक्सप्रेशंस पर भी एक असर आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। हालांकि ये एक बहुत वेल थॉट वीडियो है जो आपके लिए प्लान किया है। शांति से आराम से बैठ के देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जो इधर उधर की छोटी मोटी मिस्टेक्स आपकी हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें हम आपको रूल्स भी पढ़ाएंगे और हम आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक छोटा सा काम करना चाहती हूँ जिसमें मैं ये चीज़ बंद करना चाहती हूँ, ठीक है। विच इज़ डन। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये 3 शब्दों को मिला करके एक टॉपिक बना है। आपका पहला शब्द है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है अग्रीमेंट।
तो सबसे पहली चीज़ ये समझें कि जब भी आप एक सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन यू मेक अ सेंटेंस, तो सेंटेंस का जो सबसे आसान और सबसे सही फॉर्मूला है वो एक्चुअली यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर आप एक सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ देते हैं तो वहां आपको एक वाक्य मिल जाता है। इसी में आगे थोड़े लंबे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कर देते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाना बहुत पॉसिबल है। इनफैक्ट बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाना बहुत पॉसिबल है। शायद मैंने कहा सब्जेक्ट बनाना पॉसिबल है, माय बैड, वो भूल जाना, इग्नोर कर देना। सो एनीवे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों को जोड़ोगे तो भी सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ोगे तो भी आपका सेंटेंस बन जाएगा, सिर्फ वर्ब लिखोगे तो भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हॉलो फ्रेजेस बोलते हैं आमतौर पे। जैसे हमने कहा गो, अब आप समझ गए कि ये एक वाक्य है। जो भी चीज, जो भी शब्द अपने आप में तुम्हें एक पूरा अर्थ समझा देता है उसी को तो हम वाक्य कहते हैं, राइट। जैसे तुम्हें पूरा एक्शन समझ में आ जाए, मैंने सिर्फ इतना कहा गो तो आपको समझ में जाने बोल रही हैं, स्टडी तो तुम्हें पता पढ़ने बोल रही हैं, है ना। तो ऐसे ही जब भी आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए तो उसको आप वाक्य मान लेते हैं, हालांकि वो बहुत ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसीलिए हम आमतौर पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा करके बोलते हैं। लेकिन क्या अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट लिख देंगे तो वो एक वाक्य बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो अगर मैंने कहा उदिशा, या मैंने कहा सुधांशु, या मैंने कहा ऋतिका, तो क्या ये सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा है लेकिन उसके अलावा कोई मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है, राइट। सो इसीलिए बेहतर है कि हम ये फॉर्मूला पहले समझें सब्जेक्ट और वर्ब का। इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड एक सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट के लिए आपको दो डेफिनेशंस हम बताते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, कर्ता जिसको आप बोलते हैं, यानी क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम को करने वाले को डूअर कहते हैं। सो जो भी एक्शन को कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे उदिशा इज टीचिंग, तो टीचिंग का जो एक्टिविटी है उसे कौन कर रहा है? उदिशा कर रही हैं। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो जो छात्र हैं वो हमारे सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि एक्शन पढ़ाई का कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? डूअर ऑफ एन एक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो मेन विषय है, जो मेन टॉपिक है, उसे भी हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा कि ताजमहल इज ब्यूटिफुल, राइट। ऐसे महल क्यों बोलते हैं इसको? महल कैसे? महल, ताजमहल क्यों नहीं बोल सकते? वियर्ड। एनीवे, प्रॉपर नाउन है तो बोल ही सकते हैं। खैर, ताजमहल, अरे इसके आगे एरो बना दिया मैंने, बताइए बच्चों। ठीक है, ताजमहल इज ब्यूटिफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दरअसल आज बहुत दिनों के बाद पढ़ाते हुए, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग भी पढ़िएगा, फिर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ताजमहल इज ब्यूटिफुल में बाबा आप समझ रहे हो कि ताजमहल खूबसूरत है, सुंदर है, एट्सेट्रा, लेकिन यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? कोई एक्शन चल रहा है इस सेंटेंस में? नहीं चल रहा है। फिर भी ताजमहल आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर टॉपिक का काम कर रहा है। मेन मुद्दा कौन है, विषय कौन है, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अब सब्जेक्ट को दो तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट एक होता है डूअर ऑफ एन एक्शन और दूसरा होता है टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस का मेन विषय है वो आपका सब्जेक्ट भी हो जाता है। अनदर थिंग कि जो आपका सब्जेक्ट है वो मोस्टली, यू कैन से मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अरे रे रे, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नाउन या प्रोनाउन होता है। अब नाउन देखो क्या होता है भाई? नेम्स, कोई भी नाम है। जैसे अभी हमने ताजमहल कहा, फिर हमने विमेन इन वर्क कहा। विमेन इन वर्क क्या है भाई? वो भी तो हमारे चैनल का नाम है। मैंने उदिशा कहा, ये क्या है? ये भी चैनल का नाम है। करियर 24/7 कहा, हमारी कंपनी का नाम है। इंग्लिश कहा, सब्जेक्ट का नाम है। अच्छा, अब ये तो तुमने मेन स्ट्रीम नाम सुन लिए कि हाँ ये तो नाम होते ही हैं। मान लीजिए कि अगर मेरी मम्मी को मुझे बुलाना है तो वो मेरा नाम लेके बुला सकती हैं, राइट। वो उदिशा कह सकती हैं या फिर वो बेटा कह सकती हैं। तो वो बेटा तो चीज़ को बेटा, बेटी, व्हाटएवर वो यूज़ कर रही हैं एज अ नेम
आपको मुझे बुलाना है तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे दीदी कहते हैं, बट आप कभी कभी मैम भी कहते हैं, टीचर कहते हैं, लड़की कहते हैं, लेडी कहते हैं, कौन सा भी नाम आप दे सकते हो, राइट। तो जो चीज़ को, जिस शब्द को आप एज अ नेम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम नाउन मानेंगे आज से, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो भी शब्द है बट यू आर यूजिंग इट एज अ नाउन, that will be as a name, that will be called your noun, ठीक है। मूविंग ऑन, प्रोनाउन की बात करते हैं तो बेटा देखो, जब हम एक ही सेंटेंस में बताना चाहते हैं कि उदिशा इज अ टीचर, उदिशा likes talking, उदिशा works hard, etc. राइट, यू सी। अब आपको किसी एक जने को मेरे बारे में बताना है कि वो उदिशा करके एक हैं, वो पढ़ाती हैं, वो टीचर हैं और उनको बातें करना बहुत पसंद है। अच्छा, उनको नहीं, आप फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उदिशा एक टीचर हैं, उदिशा को बातें करना बहुत पसंद है, उदिशा मेहनत करती हैं। तो आप बार बार एक ही नाम को रिपीट नहीं करते। You must have observed when you speak or when you talk to people, you speak about other people, you don't repeat their names. What do you do? थोड़ी देर बाद आप उनको, उनकी, उसका, इसकी ऐसे करके संबोधन करने लगते हैं उनका, राइट। तो ये जो इसका, उसका, उनका, ये सब आ जाता है ना, यही होते हैं आपके अंग्रेजी के प्रोनाउंस। अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स आपने सुने, जैसे एक लड़की के लिए आप यूज़ करते हैं शी, लड़के के लिए ही, नॉन लिविंग थिंग एनिमल के लिए इट, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए दे, अगर आप भी उनमें इंक्लूडेड हैं तो वी, और इसके बाद फिर पजेसिव वगैरह ये सब आ जाता है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं एक्सेट्रा, ये आपको पता होगा दरअसल, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके प्रोनाउंस। तो यहाँ पर नेम्स जितने भी आएंगे वो नाउन है, और जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ही, शी, इट, दे, देम, वी, अस, ये सारी चीज़ें, ये आपके प्रोनाउंस हो जाते हैं। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये शब्द आपको आमतौर पे सब्जेक्ट की जगह देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमने नाउन पढ़ाया आपको, तो नाउन क्या होता है बेटा? अंग्रेजी में जब भी कोई एक नंबर बोला जाता है कि अंग्रेजी के अंदर नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल होता है। बस यही दो नंबर्स हैं अंग्रेजी के अंदर। मैथ्स में तुम 1 to इनफाइनाइट चले जाओ, बट इन इंग्लिश देयर आर ओनली 2 नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर इज 1, जब भी कोई एक है उसको सिंगुलर बोलेंगे, और एक से ऊपर गया, 2 हुआ या 2.5 लाख हो गया या 300 करोड़ हो गया, आई एम जस्ट सेइंग कि एनीथिंग मोर देन 1 इज प्लूरल, एनीथिंग दैट्स मोर देन 1 इज plural, all right? So if there's one girl, you say girl, but if there's one more person next to me, मेरे साथ एक और इंसान है, लड़की है, तो आप कहेंगे girls, right? तो कैसे होता है? girl बन जाता है girls, correct? तो ऐसे ही प्रोनाउन में क्या होता है? अगर एक जना है उन्हें आप ही कहते हैं, एक लड़की है आप she कहते हैं, बट मान लीजिए कि 4 लड़कों का एक ग्रुप है, आप उनको भी दे कहिएगा, है ना। 4 लड़कियों का ग्रुप है, उनको भी दे कहिएगा, राइट। और लड़का लड़की मिला के ग्रुप बना हुआ है कि 2 लड़के 3 लड़कियां 5 लोगों का ग्रुप है, तो भी वो दे हैं। और जिस ग्रुप में आप खुद हैं, मान लीजिए कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे जिया जी हैं, अब यहाँ 5 लोग आ गए और मैं भी इस ग्रुप में हूँ, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दे आर वेरी नाइस, हम बोलेंगे वी आर वेरी नाइस, क्योंकि हम सब की बात कर रहे हैं। ये जितने 5 लोग हैं जो भी आपको दिख नहीं रहे हैं, आप एडिट करके लगा लीजिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ऐसा आप जब खुद को एक ग्रुप में इंक्लूड करिएगा तो वहाँ पर आप वी शब्द का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल का फंडा समझ गए हो? जब सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना रहेगा, किसी का नाम वाम रहता है तो उसमें एस नहीं लगाते। जैसे मान लो कि 2 लड़कियां हैं, दोनों का नाम उदिशा है, तो तुम उनको उदिशाज नहीं बोलोगे, तुम उनको बोलोगे बोथ दी उदिशा, दोनों उदिशा, ठीक है।
लेकिन उसके अलावा प्रॉपर नाउन के अलावा अगर कुछ भी है जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, पेन्स, ब्लैक बोर्ड्स, डिजिटल बोर्ड्स, दीज लैपटॉप, डेस्कटॉप्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप प्लूरलाइज कर सकते हैं। प्लूरलाइज करने का मतलब समझ गए, बहुवचन बनाना। हिंदी में सिंगुलर को एक वचन कहते हैं एंड प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। अच्छा, मैं एक और बात कहती चलूँ यहाँ पे आप लोगों को कि देखिए, अगर हम आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ी में ही हमारा उच्चारण अच्छा नहीं हो, हमारा उच्चारण हिंदी में भी अच्छा हो। हम अगर उर्दू के एक दो लफ्ज़ बोल रहे हैं तो वो भी साफ बोलें। कल को मुझे कोई पंजाबी सिखा दे या मलयालम सिखा दे तो मेरा वो भी साफ होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई एंड बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। एंड अंग्रेजी का बताऊं आपको, आप जितना जेंटल बोलेंगे ना, जितना शॉर्ट आपका स्ट्रेस रहेगा, उतना अच्छा आपका उच्चारण निकलेगा, ठीक है? अब जैसे यही वर्ड ले लीजिए, आमतौर पे सब इसको सिंगुलर सिंगुलर बोलते रहेंगे, प्लूरल प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर नहीं है, इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो एवरी लिटिल थिंग काउंट्स। आप भले आज एक बार में सेंटेंस पे सेंटेंस नहीं बोलने लगेंगे, लेकिन आप जितना बोलेंगे वो अच्छा साउंड करेगा। आप जब हिंदी में बात करिए तो भी आप ये कोशिश करिए कि आप बिल्कुल साफ बोलिए। अगर आप गलती से, और पहली चीज़ तो आप गलत बोल रहे हैं, मान लो आप कोशिश की जगह कोशिश बोलते हैं, उदिशा की जगह उड़ीसा बोलते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो आपको साफ साफ कहती हूँ, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या सीखता है यार, जो उसके आसपास फॉलो किया जा रहा है, जो उसका दिमाग बार बार सुन रहा है। तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती हुई, है ना? अब क्या करना है आपको, आप जैसे अभी तक आपने गलत वाला सुन के पिक किया है, आप सही वाला सुन करके पिक करिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आप एक एक दो दो करके वर्ड्स इंप्रूव करिएगा तो आपको हफ्ते भर में इम्प्रूवमेंट सुनाई देने लग जाएगा अपने आप से। बस हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा जागरूक रहिए, एकदम ही इग्नोरेंट होके। अच्छा, इग्नोरेंट भी मुझे चलता है, लोग ना अवॉइडेंट होते हैं थोड़े से, जो सामना ही नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ का। देखिए, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत कंपटीशन आ रहा है, एआई का आगमन हो चुका है। अब मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं यार फिर वो फायरिंग, ले ऑफ्स और ये सब चीज़ें ना, ये आपको सबसे आसान पाया जाएगा हमेशा, और आपको ऐसे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट अपनी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन, इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करिए आप लोग, ठीक है? आगे एक बात बताती हूँ आपको, जैसे हम यहाँ पर अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ रहे हैं, जितनी भी वर्ड्स मैंने बोले, मैंने अगर बोला वन, है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत भन भन बोलेंगे। ऐसा नहीं करिए, आप एक एक वर्ड को ठीक से सुनिए, और हिंदी, अंग्रेजी, व्हिचएवर आपको जो अच्छा लग रहा है उसको पॉज करिए और बिल्कुल मेरे साथ बोल करके देखिए कि आप अभी पिक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल का अंदाज़ा। अभी तक हमने सिर्फ सब्जेक्ट को समझा है, और हम बीच बीच में आपसे बातचीत करते रहेंगे, हालचाल लेते रहेंगे। तो आपसे बस यही कहेंगे कि नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बहक सकते हैं आप कभी भी, क्योंकि मैं बातें करने लगती हूँ। अब इसको क्लियर करते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है हमारा वर्ब। देखो, वर्ब बहुत आसान होता है, ठीक है? वर्ब वैसे तो मैं 3 टाइप के आपको पढ़ा दूं, लेकिन मैं अभी चाहती हूं कि आप थोड़ा साधारण रखिए इसको। तो एक चीज समझिए, जो भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, क्रिया जिसको हम कहते हैं, जो भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ब। एक्शन वर्ड्स मतलब क्रिया, मतलब काम, जैसे कि टीचिंग, स्टडीइंग, सिटिंग, वॉकिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, all these are actions and there are a lot of other actions, है ना? तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये वर्ब होता है। लेकिन वर्ब में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है? AUXILIARY, मैंने लिखा नहीं, स्पेलिंग आपको बता दी। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं। ये इसमें भी 2 तरीके की आती हैं, एक होती है मोडल और एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसको आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर।
इसके अंदर कैसे वर्ड्स आते हैं बच्चे? ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके इसके अंदर आ गए। कुछ एक आधा छूटा भी होगा, हैड लिखा, हाँ, डू, डिड, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। ठीक है, जितना याद आ रहा था वो लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना। अब ये जो वर्ड्स हैं इनकी क्या जरूरत है मैम? जब एक्शन खुद ही ये बता सकता है तो इनका क्या काम है बच्चे? ये बताते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज की स्थिति क्या है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमने आपको बता दिया कि उदिशा टीचेस। ठीक है, यहां पर आप मुझे बताइए कि भाई ये एक्शन कितने बजे, किस टाइम पे, कहाँ, कैसे हुआ। टाइम बता सकते हैं इसका? आप नहीं बता पाएंगे। इसका जो शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा उदिशा पढ़ाती है। ओके, अगर आप कह रहे हैं उदिशा पढ़ाती है तो फिर अगला सवाल कहाँ, कब, कितने बजे, एटसेट्रा। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं कि उदिशा इज टीचिंग, उदिशा पढ़ा रही है, तो कम से कम टाइमिंग वाला सवाल तो हट जाता है। उदिशा इज टीचिंग तो टाइमिंग वाला सवाल हट गया ना, अभी पढ़ा रही है। अब एक सवाल बचा, कहाँ पढ़ा रही है? अरे स्टडी IQ के चैनल पे या विमेन एंड वर्क पे पढ़ा रही है, एटसेट्रा। पर ये क्लियर हो गया कि पढ़ा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस जैसे आपने देखा इज की वजह से क्लियर हो गया कि अभी पढ़ा रही है। अगर यहाँ पर हम वॉज लिख देते तो वॉज टीचिंग, वॉज का अर्थ होता है थी, उदिशा पढ़ा रही थी। तो जो आप लोग कभी कभी करते हो ना बच्चे, ऐसे सेंटेंस उठाएंगे और कहीं पे इज लगा देंगे, कहीं पे वॉज लगा देंगे, ये गलती बंद करिए। हमारे इसी चैनल पे 12 घंटे की पूरी क्लास पड़ी है, उसमें हमने सबका मीनिंग वगैरह भी दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी देखिए और थोड़ा सा बातचीत किया करिए। डोंट जस्ट कि नोट्स बना लिए हमने और हमने मैम को देखा, मैम बहुत सही बोलती हैं, तो आप क्या करती हैं? आप भी तो बोलिए। और देखिए, मैम पैदा नहीं हुई थी बोलते हुए, कोई भी पेट से नहीं आता है बोलते हुए। सब सीखते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं। मैं किसी इंसान के कपड़े और किसी की शक्ल बाद में जज करती हूँ, पहले मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये इंसान बोल कैसे रहा है, और अगर उसमें से कुछ सीखने वाली चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स, द कोर आइडिया इज दैट वी मेक दिस सीरियस बिजनेस। यू नो, you really want to speak in English but you're not serious about it. You want to but it's all fun and games, मजे के लिए कि हाँ हमें बोलना है, फिर हम स्टाइल मारे। नॉनसेंसिकल होती है। स्टाइल मारने के लिए अंग्रेजी सीखना तो मत ही सीखो। ओके, अगर आप अंग्रेजी सीख के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाना चाहते हैं, इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हैं, लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, देन यू गो फॉर इट, है ना। तो थोड़ा सीरियस होइए और कुछ दिनों के लिए कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी वगैरह को अपनी लाइफ का सेंटर स्टेज दे दीजिए कि आपके जीवन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें इसको कुछ दिनों के लिए रख लीजिए। जब सीख जाइएगा तो साइड कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो आपका वर्ब है इसमें एक्शन वर्ड्स आ गए हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमको टाइम बताते हैं या फिर किसी चीज़ की स्थिति बताते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि उदिशा बिजी, तो ये एक गलत सेंटेंस है। उदिशा बिजी थी, अभी नहीं है, अभी तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, अभी वो उनके साथ है। तो उदिशा वॉज बिजी, इसके पहले मैं कुछ और कर रही थी बट अब मैं अपने बच्चों के लिए बिजी नहीं हूँ। उदिशा वॉज बिजी, तो देखिए आपको मेरी स्टेट ऑफ बीइंग पता चल गई इससे, है ना। जैसे कि मम्मी हम गुस्सा हैं, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री यानी है, आई वॉज एंग्री, थे तब गुस्सा थे, अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं। यार आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ बच्चों, मुझे याद है कि ये काम मैंने इतना ज़्यादा कर लिया था शायद, या पता नहीं क्या था कि मैं ऐसे कैमरा पे आती थी, मैं पढ़ाना शुरू करती थी, बच्चे कुछ लिखते थे कमेंट्स में,
और मैं भड़क जाती थी। मतलब वो जो एक पीस ऑफ माइंड जो मुझे आज मिल रहा है, मुझे ये पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है। और आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड टू ऑल ऑफ यू कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे ये आप तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है। आई एम नॉट एंग्री, कोई नहीं है इस वक्त मेरे पास, सिर्फ आप लोग नहीं और भी लोग हैं, टच वुड, बट जस्ट सेइंग कि पहले आदमी बहुत ग्रो करता है लाइफ में, वही मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू, दैट नोबडी वाज बोर्न परफेक्ट, nobody was born ready, everybody had to fall, fail, learn, fail again maybe, and then learn. ठीक है, सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम। इतनी शांत मैं हूँ नहीं जितनी मैं आज हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। बहरहाल, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब एक्शन वर्ड्स का एक आखिरी चीज़ आपको बता दें एक्शन वर्ड्स के बारे में। क्लीन कर दें क्या ये? छोड़ो, यहीं पे कर लेते हैं। देखो, एक्शन वर्ड्स में ना बच्चे, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई सब्जेक्ट है उसको प्लूरल बनाना है तो तुम उसमें एस या फिर ES जोड़ देते हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी वर्ब को प्लूरल बनाना है या सिंगुलर बनाना है, सवाल नंबर 1 कि मैम वर्ब को प्लूरल क्यों बनाना है? देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर 4 लोग कर रहे हैं तब भी पढ़ाई ही करेंगे, पढ़ाइयाँ नहीं करेंगे। बहुत जायज़ सवाल है तुम्हारा, लेकिन वर्ब को प्लूरल या सिंगुलर इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसको उसके साथ मैच करना पड़ता है, वहीं पर अग्रीमेंट चाहिए होता है। अगर सब्जेक्ट एक है, उदिशा है, उदिशा पढ़ाती है, उदिशा टीचेस, लेकिन अगर आपको ये कहना है कि ईशान एंड उदिशा टीच, ईशान एंड उदिशा टीच, यानी 2 लोग आ गए ना, ये प्लूरल हो गया। तो अभी ये दोनों लोग मिलकर के टीचर्स नहीं, टीच करेंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप अपना वर्ब भी प्लूरल रखिए। अब कैसे आप सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे? वर्ब में जैसे ही आप S या फिर ES जोड़ते हैं, ये क्या बन जाता है? हाँ बोलो बोलो, क्या बनता है? प्लूरल? गलत, ये बनता है सिंगुलर। नाउन में उल्टा होता है बेटा, ठीक है, नाउन में ऑपोजिट होता है। अगर आपके नाउन में SES जुड़ रहा है तो वो बनता है प्लूरल, लेकिन अगर आपके वर्ब में SES जुड़ रहा है तो वो बनता है सिंगुलर। और जैसे ही आप वर्ब से रिमूव करते हैं S या ES तो वो बन जाता है प्लूरल। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। ये जो आपने बात देखी है ना यहाँ पर, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में तो ध्यान दीजिएगा, जितनी बार हम कहेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल कर दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये बात बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब हैज टू बी प्लूरल, ठीक है। तो ये तो बेसिक नोट हो गया आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए। लिख भी देते हैं एक बार यहाँ पर। अब अग्रीमेंट समझ रहे हो ना, बराबरी में ले आना, सहमति में ले आना, ठीक है, कि वही बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। लेकिन बच्चे, इस रूल के आगे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लेट्स से थोड़ा सा अलगाव भी आ जाता है, कभी कभी ये रूल फॉलो होता है, कभी नहीं होता है। तो आज का ये टॉपिक हम बेसिकली यही डिस्कस करते हुए समझेंगे। और आप में से जितने लोग भी अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, प्लीज़ स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। यू कैन स्पीक wrong English, bad English, good English, slow English, fast English, little English, a lot of English, but please get started today, okay? Now, अच्छा, हम वो रूल लिखने लगे थे, पर यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आपका, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपके वाक्य में
जो आपका सब्जेक्ट है वो एक वचन में है, तो आपका जो वर्ब है वो भी एक वचन में होना चाहिए, which I've already told you a zillion times. Use a singular verb when one person, thing or idea is the subject. ठीक है, जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहेंगे. माई ब्रदर, कितने भाइयों की बात हो रही है? मेरे एक भाई की बात हो रही है. लिव्स इन दिल्ली, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, वर्ब में एस जोड़ दिया है. इससे वर्ब क्या बन गया? वर्ब में जब एस जुड़ता है या ईएस जुड़ता है तो वर्ब क्या बनता है? सिंगुलर बनता है. लेकिन अगर नाउन में एस ई एस जुड़ता है तो नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है. दोनों ऑपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने एक छोटा सा सवाल है. दिस इज वेरी इजी. द टीचर डैश एवरी स्टूडेंट केयरफुली. द टीचर ऑब्जर्व या ऑब्जर्व्स. सबसे पहले देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है. तो यहाँ पर एक टीचर की बात हो रही है, एक का मतलब सिंगुलर. द टीचर ऑब्जर्व्स, द टीचर ऑब्जर्व्स, इसकी बात हो रही है ना, सिंगुलर की. तो ऑब्जर्व्स हमने क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए. वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ई एस जोड़ दीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखिए. अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. माई फ्रेंड डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग. माई फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उस हिसाब से वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी. और सिंगुलर वर्ब कैसा दिखता है? उसमें एस या फिर ई एस जुड़ा होता है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. और अगर मान लीजिए कि मेरे पढ़ाए हुए कोई चीज़ में आप फंस रहे हैं, दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं. हमारा रूल नंबर 2 कहता है अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. पीछे वाला याद रखिएगा कि जब एक वचन का सब्जेक्ट है तो वो एक वचन की क्रिया लेता है, और अगर हमारे पास बहुवचन का सब्जेक्ट है तो वो बहुवचन की क्रिया लेता है. which means a plural subject takes a plural verb. Very easy. Now I'll give you some simple example. अरे एनिमेशन इरिटेट कर दिया. द प्लेयर्स, बेटा सेंटेंस देखो, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखो. हर शब्द को, अच्छा ये नाउन है इसको हम सब्जेक्ट बोल देंगे, सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है. सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया को कर रहा है वो सब्जेक्ट है. द डूअर ऑफ एन एक्शन. द प्लेयर्स प्रैक्टिस डेली. एक्शन क्या है यहाँ पर? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करना एक एक्शन है, और प्रैक्टिस कौन कर रहा है? प्लेयर्स कर रहे हैं. तो प्लेयर्स क्या है? बहुवचन में लिखा हुआ है, प्लूरल. और आप देखिए कि वर्ब को हमने तुरंत प्लूरल बना दिया. हमने क्या किया? इसके अंदर हमने एस ई एस को यूज नहीं किया. हम अगर था तो हमने उसको रिमूव कर दिया. रिमूव एस और ई एस. ठीक है. द प्लेयर्स प्रैक्टिस डेली. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. द वर्कर्स डैश ऑन टाइम. वर्कर्स आपका सब्जेक्ट है, वो कोई काम करते हैं. देखो फॉर्मूला भी याद रखो साथ ही साथ. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो प्रेडिकेट. द वर्कर्स डैश ऑन टाइम. वर्कर्स आपके सब्जेक्ट हैं, वो एक्शन करते हैं समय पर. ऑन टाइम का मतलब समय पर. द वर्कर्स अराइव होगा या अराइव्स होगा? वर्कर्स प्लूरल है तो यहाँ पर हमें वर्ब भी अपना प्लूरल चाहिए, और प्लूरल वर्ब में कभी भी एस या ई एस नहीं लगा होता है. वेरी वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए. द बुक्स डैश ऑन द टेबल. द बुक्स डैश ऑन द टेबल. यहाँ पर अगर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे तो आपकी गलती नहीं है, हम आपको बता देते हैं. देखिए, इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल, वॉज होता है सिंगुलर, व होता है प्लूरल. और देखिए इसको ना वेयर नहीं बोला जाता. दिस इज नॉट वेयर, दिस इज व सिंपल. ठीक है. सो व एंड देन ओके. हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है. कुछ कुछ वर्ड्स हमने नहीं लिखे हैं यहाँ, जैसे हैड और डिड, क्योंकि वो सबके साथ जाते हैं. दूसरी चीज ये कि आई और यू. आई होता है ना कि आई एम टीचिंग, वैसे ही आई और यू अपने साथ में
हैव लेते हैं, एम लेते हैं और डू लेते हैं, ठीक है, डिड भी ले सकते हैं, हैड भी ले सकते हैं। तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। आई और यू जो होते हैं उनके साथ ये सारे वर्ड्स चलते हैं। आई एम, आई वॉज भी चलता है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वर्ब भी चल जाता है। धीरे धीरे सीखते जाइएगा आप, लेकिन अभी आप ये इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है कि द बुक्स, जो कि प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम आर में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल। नाउ बेटा, डिड यू हियर आई सेड द बुक्स are on the table. I did not say the books are on the table. Again, it's not a crime. अगर आप कहते हैं the books are on the table, very good, sounds very good. But अगर आप थोड़ा जल्दी बोलना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा साफ बोलना चाहते हैं, आपको ट्रिक्स चाहिए, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि जब भी एक अंग्रेज़ी के वर्ड आर पे ख़त्म हो रहा है तो आप आर को ड्रॉप कर सकते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, ओके। कॉमनली होता है, हर बार नहीं होता है। रूल नंबर 3, 2 और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं और उनको जोड़ा जा रहा है एंड के द्वारा, अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं जैसे राम एंड श्याम, बटर एंड टोस्ट, this one is complicated, we leave it. Let's say Ram and Shyam, books and copies and bags and belts. इस तरीके से हमारे पास जब 2 सब्जेक्ट हैं जिनको and से जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब रखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। क्या हम यहाँ पर इज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक रोहन है, एक मोहन है और जब and लग गया तो ये बन गया 1 + 1 2। तो जब एक से ज़्यादा है कुछ भी तो वहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाता है। सो रोहन एंड मोहन आर फ्रेंड्स। मूविंग ऑन, टी एंड स्नैक्स वर सर्व्ड। चाय और स्नैक्स दोनों चीज़ें लाई गई ना, तो यहाँ पर एंड के साथ एक सब्जेक्ट टी है, दूसरा सब्जेक्ट है स्नैक्स, दोनों साथ में लाए गए, 2 चीज़ें लाई गई हैं, तो दैट इज़ वाई हमने प्लूरल लगाया है। वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन, रवि एंड अमन डैश कमिंग टुडे। रवि एंड अमन इज लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि रवि एक इंसान है, अमन दूसरा इंसान है, बीच में एंड लग के इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सो रवि एंड अमन आर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जब एंड से 2 सब्जेक्ट्स जोड़े जाएंगे तो वहां पर आप वर्ब को प्लूरल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई फादर एंड मदर डैश एट होम। माई फादर एंड मदर इज एट होम? नहीं, आप 2 जनों की बात कर रहे हैं। सो माई फादर एंड मदर are at home. That's very important, okay? Moving on everybody, rule number 4 देखते हैं। If 2 nouns joined by and, अब ये थोड़ा सा level up हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। If 2 nouns joined by and refer to one person or one thing or maybe one idea, then you have to give it a singular verb. समझ आया? अभी मैम ने बोला कि अगर 2 सब्जेक्ट को and से जोड़ रहे हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगाओ, लेकिन अब अगला नियम आपसे कह रहा है कि अगर 2 सब्जेक्ट, 2 नाउन and से जुड़ रही हैं लेकिन वो 2 होकर के भी एक चीज के बारे में बात कर रही हैं, 2 हैं पर ये 2 के दोनों एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल देखिए पहले। द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड। यहाँ देखिए, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, पर ये 2 के दोनों एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं द क्रिकेटर एंड बिजनेसमैन MS धोनी। MS धोनी क्या है? वो क्रिकेटर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अगर मैं कहती हूँ विजय थालापति, राइट, ही इज एन एक्टर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन, सो इफ आई से द एक्टर एंड पॉलिटिशियन विजय थालापति हैज अराइव्ड, तो आप 2 वर्ड जरूर यूज कर रहे हो उनके लिए, पर वो दोनों घूम के एक जने के बारे में बात कर रहा है। सेम वैसे ही द पोएट एंड फिलोसोफर, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, तो हैज बेटा अभी बताया था ना सिंगुलर होता है। तो जब भी तुम 2 शब्दों को यूज जरूर कर रहे हो लेकिन वो दोनों एक ही जने के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस आप सिंगुलर वर्ब दीजिएगा।
क्वेश्चन, अच्छा ये एक और देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इज माई डेली ब्रेकफास्ट और इज माई रूटीन ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा. सो ब्रेड एंड बटर, ये दोनों चीज़ें किसके बारे में बात कर रही हैं? बस ये ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रही हैं. दूसरा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है, ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है, इट्स ब्रेकफास्ट. दोनों चीज़ों पे जेंटल एम्फेसिस. मूविंग ऑन एवरीबॉडी, देखिए ब्रेड एंड जैम डैश माई यूजुअल ब्रेकफास्ट. तो अगेन वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मेरा आम तौर पर किया जाने वाला नाश्ता. सो ये दोनों मिलकर के दे आर मेकिंग वन. सो दैट इज वाई वी आर गिविंग देम अ सिंगुलर. सिंगुलर इज इक्वल टू वन, सिंगुलर वर्ब दे रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अब आप बताइए, द ओनर एंड मैनेजर डैश प्रेजेंट. द ओनर एंड मैनेजर, एक जने की बात हो रही है कि भाई ओनर भी वही है, मैनेज भी वही करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे. लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अगर बेटा तुम देख रहे हो कि द लिखा है, फिर नाउन लिखा है, फिर एंड लिखा है, फिर नाउन लिखा है, यानी कि अगर दो नाउन्स हैं पर सिर्फ एक के पहले द लिखा है, तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब दे देना, ठीक है. लेकिन बेटा अगर आप देखोगे कि द एक नाउन के पहले भी लिखा है और दूसरे नाउन के पहले भी अगर लिखा हुआ है, इन दैट केस आपको प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकल जो है आपका द, ये जो आर्टिकल है द, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के बारे में, यूनिक लोगों के बारे में बात कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द डायरेक्टर एंड द एक्टर आर हियर हो जाएगा. क्यों हमने ऐसा किया? हमने यहाँ पर आर क्यों लगाया, इस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डायरेक्टर के पहले भी द लगा है, यानी एक बंदा ये हो गया, और एक्टर के पहले भी द लगा है, यानी एक बंदा ये हो गया. सो 1 + 1 = 2. दैट इज वाई वी हैव गिवन इट अ प्लूरल वर्ब. समझ आ रहा है तुम लोग को कुछ, या मैं बस अपनी खुशी में पढ़ा रही हूँ? समझ आ रहा है तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल अंधा मचा देना. बिल्कुल, आई डोंट इवन नो व्हाट इज अंधा मचाना, बट आई थिंक इट्स अ नाइस फ्रेज गाइज. देखो पता है क्या होता है, एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं इतना बोलती हूँ, और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मैं काफ़ी सही बोलती हूँ. मतलब मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ, कोई मुझसे नाराज़ है तो मैं फटाफट मना लेती हूँ, सामने वाले को कन्विंस ईजिली कर लेती हूँ, नेगोशिएशंस में बहुत अच्छी हूँ. क्यों? बिकॉज मैं ओवर थिंक नहीं करती. मुझे जो दिल में आता है, अब ऑफ कोर्स मेंटली चैलेंज्ड तो नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार यहाँ पर इस मुद्दे पर मुझे ये ओपिनियन रखना चाहिए, ये बात बोल देनी चाहिए, ये आइडिया दे देना चाहिए, तो मैं उसको 100 बार सोचने के लिए खाली नहीं हूँ. भले उसके बाद कोई मेरे ऊपर हंसे या किसी को ये लगे कि क्या बोल दिया, इट्स फाइन, यू कैन कीप थिंकिंग, आई कैन कीप स्पीकिंग. सो हु इज द स्ट्रॉन्गर वन? द आइडिया इज डरना नहीं चाहिए. थोड़ा कभी मजाक उड़ जाएगा, इट्स फाइन, मेरा भी उड़ा है, बहुत सबका उड़ता है, किसका नहीं उड़ता, बट द आइडिया इज डरो नहीं. जस्ट गो आउट देयर, बी द रॉक स्टार्स दैट यू आर. तुम्हें अंदर से पता है कि तुम अमेजिंग हो, उसको बाहर आने दो, लेट दैट कम आउट. ओके, सो स्पीक एज मच एज यू कैन. आई थिंक दैट गिव्स, नहीं, जरूरी नहीं कि आप मेरे जितना हर वक्त बोलें, बट डरिए मत, जब आपका दिल करता है आप बोल दीजिए, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ और देखते हैं हम 5वां रूल. दैट सेज, ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने वर्ड्स लिखा है और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट एंड बट. इस तरीके के हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो पेयर्स में यूज होते हैं, जैसे नीदर उदिशा नॉर हर स्टूडेंट्स, ऐसे करके बोलते हैं ना. ईदर केक और पेस्ट्री, ऐसे आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़े सेंटेंसेस पढ़िएगा. तो जब भी आप इस तरीके के, ये जो हमने वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं ना, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन, ये सारे कॉम्बो वर्ड्स होते हैं ना. अब इनके साथ आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ रहा है उसके अनुसार डिसाइड करिए कि आपका वर्ब क्या होगा. तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं SSR, सेकंड सब्जेक्ट रूल, ठीक है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फटाफट से समझ आ जाएगा आपको. ईदर द टीचर्स, तो दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1,
और द प्रिंसिपल, दिस इज सब्जेक्ट नंबर 2। अब हमने क्या कहा कि वर्ब जो है वो तुम्हारे सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ईदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल इज कमिंग। इज क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना है और वो क्या है, वो सिंगुलर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब अगर हमने सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस को बदल दिया है, पहले यहां पर प्लूरल था, अब यहां पर वो प्लूरल आ गया, तो अब क्या होगा, अब मेरा सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है। सो नीदर द प्रिंसिपल, ये देखो सिंगुलर है ना, ये इनसे हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, हमें सेकंड वाले से लेना देना है। नॉर द टीचर्स, द सेकंड सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, इसलिए हमने अपना वर्ब भी चुपचाप से प्लूरल कर दिया है। ब्रिलियंट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन देखिए, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज डैश रिस्पॉन्सिबल। आप बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। टेक योर टाइम, पॉज कर दिया करिए आप लोग वीडियो को, ठीक है, ये मेरे जवाब का इंतजार ना करिए। ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन हमें फर्क किससे पड़ता है, सेकंड सब्जेक्ट से, क्योंकि ये सेकंड सब्जेक्ट रूल है। हमने वर्ड्स देख लिया है, ईदर लगा है और लगा है, जब भी ये सारे वर्ड्स लगे रहेंगे, ऊपर लिखा भी है, जब भी ये वर्ड्स लिखे रहेंगे आप क्या करिएगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वर्ब जो है आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। सो ईदर द मैनेजर, वाओ नाइस, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, क्योंकि ये प्लूरल है तो आई एम जस्ट गोना बी लाइक दिस, आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉज करिए, आंसर दीजिए। नीदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन, माई सेकेंड सब्जेक्ट इज क्लियरली सिंगुलर। आप लोग प्लीज पॉज करके अपना आंसर दे दिया करिए, मेरे साथ जल्दी जल्दी मत करिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6 कहता है वर्ड्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितने भी शब्द तुम घुसा दो, उससे तुम्हारे अग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मैं बताती हूँ। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है और उसके बीच में हमने 200-300 वर्ड्स लिख दिए, तो कह रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। यहां पर एक बड़ा वर्ड आपके सामने में लेकर के आने वाली हूँ, जिसको हम कहते हैं पेरेंथेटिकल। पेरेंथेटिकल फ्रेजेस होते हैं बच्चे, जैसे कि विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, as well as besides, including, ये सारे, ये सब। अच्छा, इनका काम क्या होता है ना, ये जहां लग जाते हैं, इनके बाद जो कुछ भी है उसको ये अपने में समेट लेते हैं। पेरेंथेटिकल से तुम पेरेंट समझ लो, कार्ड के ऊपर पापा का नाम लिखा आता है, अंडरस्टूड होता है कि बाकी सब इन्वाइटेड है, राइट। तो वो पेरेंट क्या कर रहा है, वो अपने में इंक्लूड कर ले रहा है, हमें कुछ वैसा ही फंडा है। फालतू एग्जाम्पल है बिल्कुल, लेकिन ले लो, कोई बात नहीं, फाइन। यहां देखिए, द वर्ब इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि पेरेंथेटिकल, जहां पेरेंट का नाम आ गया वहां पर आपको समझ जाना है कि भैया सुनिए अब हम भी इन्वाइटेड हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस, द वर्ब इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट द FSR, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल। एवरीबॉडी, मूविंग ऑन, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स इज प्रेजेंट, द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स इज प्रेजेंट। बाबा अलॉन्ग विद लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो मैनेजर साहब ने इनको अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। 100 असिस्टेंट्स में फर्क नहीं पड़ रहा है। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज अराइव्ड। अब फ्रेंड्स देख के कई बार बच्चा यहाँ पे हैव लगा देता है, क्योंकि मैम वो तो फ्रेंड्स के बाद हैव लगेगा, प्लूरल है, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने देखा विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एटसेट्रा, आई डोंट हैव टू केयर अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट, ऑल आई केयर अबाउट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट कौन है, राहुल है, सिंगुलर है, हैज लगाओ, खत्म करो, डन है। ओके, आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन, अरे आंसर ही दे दिया दीदी चलिए, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप। पहला सब्जेक्ट कौन है मेरा, टीचर है, सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला, पॉज करिए और आंसर बताइए। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स डैश कॉन्फिडेंट। एज वेल एज के पहले कैप्टन लगा है, तो कैप्टन ने क्या किया, प्लेयर्स को अपने में इंक्लूड कर लिया, ये सिंगुलर है, चुपचाप हमें यहाँ पर इज लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल देखते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। तो जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है उसके बारे में कुछ पता है आपको? देखिए, एक होता है उदिशा, फिर एक होता है टीचर्स। तो अब हम टीचर्स के ग्रुप का हिस्सा हो गए। टीचर्स के एक ग्रुप को कहते हैं फैकल्टी या फिर स्टाफ, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। तो जब भी किसी समूह का एक नाम है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हो ना? जैसे शेरों का एक ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं? राइड। वेल्स का एक ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं? स्कूल। जजेस का एक ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? जूरी। से बहुत सारे होते हैं। जैसे ये म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं बैंड या फिर कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, है ना? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अरे उल्लुओं के एक ग्रुप को क्या कहते हैं? बताओ बताओ तो जाने, बताओ तो जाने। कौओं के एक ग्रुप को क्या कहते हैं? बताओ तो जाने। उल्लुओं के ग्रुप को कहते हैं पार्लियामेंट। स्कैरी नो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं, बट खैर, तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो जब आप एक समूह का नाम लिख रहे हैं वो आम तौर पर अपने साथ एक वचन का वर्ब लेता है, लेकिन याद रखना कि इस रूल का एक्सेप्शन रहेगा जो हम आपको देंगे। चलिए, कॉमन वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? अब कलेक्टिव नाउन इतने तो बता दिए मैंने आपको, उसके अलावा भी देख लीजिए, टीम, कमिटी, फैमिली, जूरी, बैंड, ये वो फलाना ढिमकाना सब है। मतलब जो समूह है, समूह समझते हो ना? व्हेन इट्स अ ग्रुप, ग्रुप का नाम, दैट इज कलेक्टिव नाउन। मूविंग ऑन, ओके। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। कमिटी ने क्या किया है? अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब यहां देखिए बच्चे, हैज क्यों लिखा है? कमिटी में तो मैम 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम इज कि हम अलग अलग उन 10 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कमिटी की जो 10 लोगों को मिलाकर बनी है, उसकी बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब जोड़ा है। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। नाउ मूविंग ऑन, द टीम इज प्लेइंग वेल। पूरी टीम अच्छा खेल रही है, एक एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग द टीम इज प्लेइंग वेल। सो और 11 ऑफ देम, और लेट्स से 8 ऑफ देम, और 6 ऑफ देम, व्हाटएवर, जितने की भी टीम है वो सारे मिलकर के अच्छा खेल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये रहा हमारा एक ग्रुप, ठीक है? ये सब कुछ एक साथ कोई तो एक्शन कर रहे हैं, ठीक है? ये पूरा ग्रुप एक एक्शन कर रहा है, तो ये हमारे लिए सिंगुलर माना जा रहा है। अब एक सवाल दिखा देते हैं, हालांकि ये बहुत इजी है। द जूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी कौन है? ग्रुप ऑफ जजेस। डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जजों के एक समूह ने साथ मिलकर के कोई एक वर्डिक्ट लिया है, फैसला लिया है, लेट्स से डिसीजन, और यहाँ पर अपना वर्डिक्ट, अपना फाइनल स्टेटमेंट सुना रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंगुलर माना जा रहा है, सिंगुलर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द क्लास डैश साइलेंट। क्लास का मतलब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, सो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, a group of students is called the class. The class dash silent, the class is silent. The correct answer is going to be option A. Moving on. If members of a collective noun act separately, plural verb may be used. ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देते हैं आपको बढ़िया सा। अगर मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली समझ गए, फैमिली क्या होता है? ब्लड रिलेटेड मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। और हमने कहा कि माय फैमिली लव्स मी। अब तुम कहोगे कि मैम वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी आपने सिंगुलर दिया है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये सारे लोग मिलके एक काम करते हैं, हमको प्यार करते हैं, ठीक है? एक्शन इनका सबका साथ में एक ही है। लेकिन ओके, आप कहते हैं लेकिन अगर लेट्स से ये फैमिली है, ठीक है, और इनमें कुछ टकराव हो गया, झगड़ा हो गया इनका आपस में, तो अब क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4, ये 4 हिस्से सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, ओके। और अगर हम कहें कि माय फैमिली आर अगेंस्ट माय डिसीजन of going abroad, तो क्या ये वाक्य गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। हमने यहाँ पर प्लूरल आर दे दिया, क्यों? क्योंकि अब ये लोग सब अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जाओ, अच्छा चली जाओ, कोई कह रहा है कि नहीं एकदम नहीं जाना, कोई कह रहा है
1 महीने के लिए जाओ, घूम टहल के आ जाओ, कोई कह रहा है कि 15 दिन के लिए जाओ ना, 1 महीने में तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो सबका अपना अलग अलग चल रहा है। माई फैमिली आर अगेंस्ट माई डिसीजन ऑफ गोइंग, सब अपने अलग अलग एक्सटेंट पे अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कभी तुम्हें दिखे कि एक सामूहिक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है आई मीन टू से, और वो समूह के अंदर ही फूट पड़ चुकी है, तो फिर तुरंत उसको प्लूरल वर्ब दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, द फैमिली हैव टेकन डिफरेंट डिसीजंस, परिवार ने अलग अलग निर्णय ले लिए हैं ब्रो। तो अब बंटवारा दिख रहा है ना, मतलब अलगाव दिख रहा है ना, तो प्लूरल दे दिया। अरे आंसर ही दे दिया, एक तो मैं खुद से परेशान हूं। द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द कमिटी डैश डिवाइडेड, देखो क्लियर लिख रहे हैं। पहले ये थी कमिटी, ये खुशी से रहते थे, सारे निर्णय साथ में लेते थे, फिर ये डिवाइड हो गए। अब डिवाइड हो गए तो क्या हो गया, अंदर ही अंदर सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं ना। सो द कमिटी नाउ वांट्स अ प्लूरल वर्ब, द कमिटी आर। नाउ यू पॉज द वीडियो, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलते बोलते थक गई हूं मैं गाइस, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है क्या, 55 मिनट से बोल रही हूं मैं। ठीक है, होपफुली आपने आंसर दे ही दिया होगा पॉज करके बिना, क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था। Alrighty, now it says the jury dash discussing among themselves। अब अलग अलग सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जूरी के अंदर सब लोग अलग अलग एक्ट कर रहे हैं ना, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई अपना ओपिनियन, सब एक साथ बात को नहीं रख रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग अमंग्स देमसेल्व्स। सो नाउ यू सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर आर। सिंपल फंडा है यार, अगर एक कलेक्टिव नाउन साथ में मिलकर काम कर रहा है, सिंगुलर दे दो। जैसे तुम्हें लगे कि भैया इस समूह के अंदर फूट पड़ चुकी है, तुरंत प्लूरल दे दो, दैट्स ऑल इट टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, इधर उधर करके पढ़ा है मैंने। समवन, नोबडी टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। सिंपल सा फंडा है, जब भी आप किसी शब्द में ईच, एवरी देखेंगे, या फिर आप वन और बडी लगा हुआ देखेंगे, या फिर ईदर नीदर देखेंगे, तो आप क्या करिएगा, आप सिंगुलर वर्ब देंगे बिना किसी डाउट के। दीज आर सिंगुलर ग्रामर, दीज आर सिंगुलर इन ग्रामर, इनको सिंगुलर ही माना जाता है, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट। नाउ अब हम आपको अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके दिखाएं, ईच ऑफ द बॉयज, जैसे ही कोई वाक्य में देखता है ना बॉयज लिखा है, फिर वो इधर ध्यान ही नहीं देता कि ईच ऑफ भी तो लिखा हुआ है, ईच भी तो लिखा हुआ है। सो ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। 2 बच्चे, अच्छा ईच यूज होता है 2 के लिए, ठीक है, जब भी 2 लोग हैं, दोनों तैयार हो गए, तो ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी नोज द आंसर, सबको पता है, सिंगुलर दो, तो ईच दिख रहा है, एवरी दिख रहा है, बडी दिख रहा है, वन दिख रहा है, नीदर दिख रहा है, ईदर दिख रहा है, गिव इट अ सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल, सिंपल सी बात है, सिंगुलर इज होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी डैश इनवाइटेड, एवरीबडी इज इनवाइटेड, क्योंकि सिंगुलर देना है। रूल नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ईच, अच्छा ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, जी अभी तुमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा ईच ऑफ द बॉयज लिखा था वहां, ओके। तो जब आप ये देखेंगे ना, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, बदल क्या रहा है, इन सब के बाद में ऑफ लग रहा है, ठीक है, पहले इस पे ध्यान दो, ऑफ लग रहा है। तो इनके बाद बच्चे नाउन भले तुम प्लूरल लगा सकते हो, तुम नाउन प्लूरल लगाओ, लगाना जरूरी है, लेकिन वर्ब तुम्हारा तब भी सिंगुलर रहेगा। क्या कहा मैंने पिछले रूल में बताया कि तुम ईच, एवरी, बडी, वन, नीदर, ईदर देखोगे तो सीधा वर्ब सिंगुलर कर देना, लेकिन इन शब्दों के बाद ईच, एवरी, बडी, वन एटसेट्रा के बाद आपने अगर नाउन लगाया है तो दैट नाउन हैज टू बी प्लूरल। There's also one more case, in words के बाद ऑफ लगा है, each of, every one of, either of, neither of, etc. यहाँ देखिए, the noun may be plural but the subject is singular। क्या उल्टा क्यों लिखा है मैंने, subject is taken as singular, taken, okay, my God, मैं अपने ही, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, हमने अगर आपको एग्जाम्पल से दिखाया, each of के बाद हमने स्टूडेंट नहीं लिखा है,
हमने स्टूडेंट नहीं लिखा है, हमने नाउन को प्लूरल रखा है, बट एज अ सब्जेक्ट हम इसको काउंट कर रहे हैं, सिंगुलर मान रहे हैं, और हमने अपना वर्ब भी सिंगुलर दिया है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस किया था कि नाउन आपका प्लूरल हो सकता है बट सब्जेक्ट इज टेकन एज singular. Okay, everybody, each of the students has a laptop. Now moving on, neither of the answers is correct. Can you see that? Moving on, everybody, each of the players dash a uniform. Each of the players dash a uniform. So each of लिखा हुआ है, सबसे पहले चेक करो नाउन प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, वेरी गुड। लेकिन सब्जेक्ट हमारा फिर भी ईच ऑफ को माना जा रहा है, तो हम क्या दे देंगे इसको, सिंगुलर अपना वर्ब दे देंगे। सो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीदर ऑफ द रोड्स डैश सेफ, नीदर ऑफ द रोड्स इज सेफ। ये रोड्स देख के कंफ्यूज मत हो जाना, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद तुम्हारा नाउन प्लूरल होना कंप्लीटली ओके है, बट अगर उसके बाद तुम्हारा वर्ब तुमने प्लूरल कर दिया तो वहां हो जाएगा कांट, क्योंकि आपको उसे रखना है सिंगुलर। Moving on to the next rule, many, few, a few, several, ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, और both, ये they take plural verb, इनके साथ आप plural verb लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर these indicate more than one, तो अरे जब भी हम कहते हैं ना कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, कुछ स्टूडेंट्स का मेल आया है, तो ये जो कुछ कुछ चल रहा है ये क्या है, बहुत सारे इज लाइक मैनी, एंड देन देयर इज लाइक कुछ, थोड़े से कुछ और कम, अ फ्यू इज लाइक इवन लेसर। नाउ सेवरल अगेन कुछ, देन देयर इज अनदर वर्ड बोथ, दोनों। तो ये आप देख सकते हैं कि देर ऑल टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इनको प्लूरल वर्ब देते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, एंड देन यू सी फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, देन यू सी several applicants dash waiting outside. several सीधी सी बात है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है ये, तो आप क्या करिएगा, प्लूरल दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, both of them dash selected, दोनों के दोनों dash selected यानी कि were selected, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं थोड़ा सा, much, little, a little usually take singular verbs। अच्छा ठीक है, वो तो फिर बाद में ही पढ़ा दूंगी मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप देखें ना, मच, लिटिल, अ लिटिल, ये जितने आपको वर्ड्स बता रही हूँ मैं, ये आमतौर पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जब क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं। जैसे बेटा अगर मुझे कहना है कि तुम्हारे पास कितनी पेन है, क्योंकि पेन को तुम गिन सकते हो, काउंटेबल का मतलब वो जिसे तुम गिन सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे तुम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, शुगर, ऑयल, आप इसको गिन नहीं सकते, है ना। तो वैसे ही अगर हमें कहना है कि तुम्हारे पास कितनी पेन है, तो हम कहेंगे हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। लेकिन अगर हमको ये पूछना है कि तुम्हारे पास कितना पानी है, तो हम मैनी नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पर मच लगाएंगे। तो जो पीछे वर्ड्स बताए थे वो आप यूज़ करते हो काउंटेबल के लिए, लेकिन जो अभी वर्ड्स आप देख रहे हो वो यूज़ करते हो आप अनकाउंटेबल के लिए। चलिए देखते हैं आगे फिर, मच वर्क रिमेन्स। अब वर्क एक ऐसी चीज आप गिन नहीं सकते, आप प्रोजेक्ट्स गिन सकते हो, सेशंस गिन सकते हो, बहुत सारी चीजें, बट वर्क इज अनकाउंटेबल। क्लास वर्क, होमवर्क, अरे अभी रिसेंटली में आता है, हम लोग बचपन में बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे हमें HW करना है। क्यों सिखाया था बेचारे हम बच्चों को, टीचर्स का सिखाया था, वी वर लाइक रियली यंग, तो हम लोग कहते थे HW करना है, CW करना है, पूरा बोल दो ना, होमवर्क करना है। देखो ऐसे ऐसे ही क्रिंज थी मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मच वर्क रिमेन्स, देखिए सिंगुलर दिया है ना यहाँ पर, वर्ब में एस लग गया यानी कि सिंगुलर, भूल मत जाना। अ लिटिल पेशेंस इज नेसेसरी, लिटिल हमने अ लिटिल लगाया है, किसके साथ लगाया है, एक अनकाउंटेबल वर्ड के साथ लगाया है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। मेरे पास 1 पेशेंट है, 2 पेशेंट है, थोड़ी बोलोगे पेशेंस है, आई मीन टू से पेशेंट मतलब तो मरीज भी होता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। मेरे पास एक पेशेंस है, कभी बोलते हो नहीं ना। सो अ लिटिल पेशेंस इज नेसेसरी। नाउ मच इंफॉर्मेशन डैश अवेलेबल ऑनलाइन, मच इंफॉर्मेशन इज सिंगुलर देना है, बात खत्म। देखिए अ लिटिल एफर्ट डैश इनफ, अ लिटिल एफर्ट इज इनफ। नाउ दिस इज वेयर आज का ब्रेक लिया जाएगा, फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा थोड़ी देर बाद, एक सेशन के बाद, लेकिन ये जब आपको मिलेगा तो ये पूरा मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी
कि प्रैक्टिस करो, बोलो, डरो मत, घबराओ मत, सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करो कि तुम शब्दों को प्रोनाउंस कैसे करते हो। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक का रूल पढ़ लिया था, रूल नंबर 12 तक। अब कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ वीडियो को पॉज कर देना है और रिवाइज करना है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि यार ऐसे जो 1-1.5 घंटे के वीडियोस होते हैं उनको तो एक स्ट्रेच में देख लिया करो, लेकिन बीच में पॉज करो, रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। तो एनीवे, क्योंकि मेरे लिए रिकॉर्डिंग का ये आज डे 2 है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आप लोगों के लिए आई थिंक ये सेकंड आवर शुरू हो रहा है, दूसरा घंटा स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पूछना चाहूँगी कि इतनी देर में मैंने आई हैव सेड सो मेनी, इसके पहले वाले पार्ट में आई हैव यूज्ड सो मेनी हिंदी इंग्लिश वर्ड्स. Did you shadow any of the words? Did you shadow any of the phrases? Did you notice कि कैसे ये एक सेंटेंस एक वर्ड को बोल रही हैं, कैसे इनकी टोन बदल रही है, शब्दों पर कहाँ पर ये दबाव डाल रही हैं, एम्फेसिस कर रही हैं, एम्फेसाइज कर रही हैं, एम्फेसिस डाल रही हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं अब आपको रिमाइंडर दे दूं कि प्लीज़ ऐसा करिए। ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों। बहरहाल आप लोगों का जो कंप्लीट बैच है स्पोकन इंग्लिश का, सॉफ्ट स्किल्स का, ओवरऑल कम्युनिकेशन का, वो आ चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 मई से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बैच है। इसका डायरेक्ट लिंक, यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो बैच है ये आपको डिस्काउंट के बाद कुछ 2499 रुपीज़ का मिलेगा, और आप इसमें कोड यूज़ कर सकते हैं UM लाइव का। और आपको ये भी बता दें कि ये बैच 30 डेज़ का है। लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, आपको बात करने के लिए सिखाया जाएगा। तो ये नहीं कि आप खाली नोट्स बना रहे हैं उधर, है ना, दैट्स नॉट गोना हैपन हियर। तो आप अगर जेन्युइनली रेडी हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें बोलना है, हमें और कॉन्फिडेंट बनना है, देन दिस इज़ योर बैच। और अगर आप अभी भी उसी फेज़ में हैं कि नहीं अभी तो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं, रहने दीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं क्लियरली बोलना चाह रही हूँ कि ये बैच में हम ये 12 साल 14 साल 16 साल वाले बच्चों को अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। थोड़ा सा इस बैच का पर्पस ये है कि यार आपको और कॉन्फिडेंट बनाया जाए, आपको और ज़्यादा जॉब रेडी बनाया जाए, आपको एक तरीके से एक पर्पस दिया जाए कि हाँ अगर आप कल को इंटरव्यू देना चाहती हैं, या आप लेट्स से किसी से बात करना चाहती हैं, अपने ओपिनियंस रखना चाहती हैं, प्रमोशन लेना चाहती हैं, तो ये आपके लिए एक सूटेबल बैच ज़रूर है। आप कॉलेज जाती हैं, वहाँ आपसे वाइवा नहीं होता है, प्रेजेंटेशंस आपकी नहीं हो पाती हैं एक्सेट्रा, तो ये परेशानियाँ आपकी जो है इस बैच के माध्यम से आप ख़त्म कर सकती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना रूल नंबर 13। देखिए दोस्तों, हम आपको समझा चुके हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल होता है कोई भी वो सामान, चीज़, वस्तु जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे ये फिंगर्स हैं, ये थंब है, आप गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब गिनो ज़रा, आप डब्बे गिन लोगे उनके, you can count the dibbas, but you can't count the content, the ingredient in it. जो अंदर सामान है वो आप नहीं गिन पाएंगे, राइट। तो इसी को कहते हैं अनकाउंटेबल। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अब ज़मीन को गिनो, ये ज़मीन कितनी है, गिनो, 1 ज़मीन 2 ज़मीन 3, नहीं ये बड़ी ज़मीन है, पर ये गिन नहीं सकते हो आप, राइट। तो उसी को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी होती हैं ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लेंगी। जैसे एक तो ये बाल, अब ऐसे बाल देख के आप बोल दोगे कि कम बाल हैं, ज़्यादा बाल हैं, अच्छे बाल हैं, बुरे बाल हैं, पर आप ये नहीं बोलोगे यार तुम्हारे सर में 100 बाल हैं या तुम्हारे सर में 5000 बाल हैं। यू नेवर नो कितने बाल हैं, बालों को आप गिन नहीं सकते हैं। इसी के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि बेटा हेयर को ना हेयर्स मत बोलो कभी भी, वो प्लूरल हो ही नहीं सकता। अनकाउंटेबल जो चीज़ है बच्चे, जब आप उसको गिन ही नहीं सकते अलग अलग, तो आप उसको प्लूरल कैसे कर देंगे, आप उसको बहुवचन कैसे बना देंगे, नहीं बना पाएंगे ना। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। तो वो आटा है, दाल है, चावल है, ऑयल है, ऑयल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑयल्स, नहीं, यू कैन स्पीक लाइक दैट, नहीं बोलते ऐसे। आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर्स, नहीं बोलते। जो आपके ऐसे बॉडी पे आपको बाल दिख रहा है, इससे भी आप गिन नहीं सकते, सर पे दिख रहा है, यू कांट एक्सेट्रा। लेकिन अगर जैसे एक आधा बाल टूट के गिर गया है, 2 बाल टूट के गिर गए हैं, ऐसे तकिया पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ आप बोल सकते हैं देयर आर 2 hairs ऑन द पिलो।
पिलो पे 2 बाल गिरे हुए हैं तो 2 hairs। अगर वो बॉडी से अलग हो गए तो चाहे जानवर की बॉडी पे हो या इंसान की बॉडी पे हो उसको आप नहीं गिन सकते, बट अगर उससे अलग हो गया है देन यू कैन काउंट इट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हेयर अनकाउंटेबल होता है, हेयर्स नहीं बोला जाता है। अब जितनी भी तुम्हारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनका हम कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लेके आए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, जानकारी। इसको आप कभी भी, अंग्रेजी का देखो अलग होता है। मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियां हैं, हम हिंदी में बोल देते हैं इस तरीके से, बट अंग्रेजी में हम ये नहीं कहते हैं कि आई हैव मैनी इन्फॉर्मेशंस, वो गलत हो जाएगा बेटा। इन्फॉर्मेशन को अनकाउंटेबल माना गया है, तो आप हमेशा कहते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई हैव 1 इन्फॉर्मेशन तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, जिसको तुम गिन नहीं सकते उसको 1 लगा के कैसे बोलोगे। जैसे अभी अगर हम बोले आई हैव 1 लैंड, ये ज़मीन है उस पर हम खड़े, आई हैव 1 लैंड नहीं बोल सकते, आई हैव 1 पीस ऑफ लैंड बोल सकते हो, आई हैव 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, एडवाइस, जो सलाह देते, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, बहुत लोग बोलते हैं, बड़ी आम सी चीज़ है। आप सुनिए, जब आपके आसपास लोग जो आमतौर पर अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेज़ी बोलते बोलते ही इस तरीके की गलतियां बड़ी कॉमनली करते हैं। ठीक है, आप इंटरव्यूज़ देखा करिए, तो आप लोग को ये लगता है कि अंग्रेज़ी तो सिर्फ तब बोलेंगे जब हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, जब हमारी वोकैबुलरी बिल्कुल ताबड़तोड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो लाइफ में सब कुछ कर ले रहा है, वो गलत अंग्रेजी बोल के भी अच्छा दिख रहा है, लिटरली नोबडी इज जजिंग देम। तो यही सीखिए आप कि इंतज़ार नहीं करिए कि जी एक दिन हमारी बड़ी अच्छी हो जाएगी अंग्रेजी या व्हाटएवर, तब हम जाएंगे और बोलना शुरू करेंगे। आप शुरू करिए बोलना। शुरुआत में गलती सबसे होती है, बाद में भी गलती होती है। आपको क्या लगता है कि हम अब जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती? कई बार होती हैं। इतनी कोई वास्ट चीज़ है ना, वो बहुत बड़ी एक चीज़ है, उसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि हमको सब पता है, हमको सब आता है। हो कैसे सकता है? ये कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप उठा लो और बोलो हमें सब आता, नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से यू डिसर्न, जितना आप अनुभव करोगे चीज़ों को उतना आप सीखोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, ये जितनी भी, अब लगेजेस नहीं बोलते हैं, हमारा जो सारा सामान होता है उसको एक साथ में लगेज कहते हैं। इक्विपमेंट होता है, जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स इन माय लैबोरेटरी, नो इट्स नॉट इक्विपमेंट्स, इट्स इक्विपमेंट। बैगेज, न्यूज़, अच्छा कभी भी ध्यान दे देना, आई हैव 1 न्यूज़ फॉर यू, आई हैव 1 गुड न्यूज़ फॉर यू, गलत हो गया, ध्यान ही नहीं देता है कोई। 1 गुड न्यूज़ कौन सी अंग्रेजी है? होता ही नहीं है कुछ ऐसा, अनकाउंटेबल है वो। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इसको भी प्लूरल नहीं कर सकते। इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता, न्यूज़ेस कुछ नहीं होता, बैगेजेस, लगेजेस कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहली चीज कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। दूसरी चीज कि आप उसके पहले 1 2 3 नहीं लगा सकते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। हर लगेज, वर लिखोगे क्या? क्या बताया मैंने कि जब भी आप एक अनकाउंटेबल नाउन देखिएगा तो आपको उसके बाद अपना सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करना है, एंड वॉज इज सिंगुलर। यहाँ पर क्या हम लोग वर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द न्यूज डैश सरप्राइजिंग। अब न्यूज में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं जी एस लगा है ना मैम, तो ये तो पहले ही प्लूरल है। नहीं बेटा, उसका नाम ही वो है। ठीक है, अब जैसे किसी का नाम जस है जस है किसी का नाम, तो ये जो एस लखा तो प्लूरल हो गया? नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए वी हैव टू रिमेंबर, जैसे किसी का नाम है गुरदास, बताइए अब एस लगा हुआ तो प्लूरल थोड़ी हो गया गुरदास, राइट। वैसे ही न्यूज के नाम में ही एस लगा है, इट्स नॉट प्लूरल एट ऑल। नाउ सो द न्यूज डैश सरप्राइजिंग, द न्यूज इज सरप्राइजिंग बिकॉज दिस इज, 1 सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन, और हमेशा इसको हम सिंगुलर वर्ब देंगे। द फर्नीचर डैश एक्सपेंसिव, फर्नीचर के बाद क्या लगेगा बताइए? कॉमन सेंस है, इस रूल के अंदर मैंने आपको सवाल दिया है, तो फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है। आई हैव मैनी फर्नीचर्स, बहुत गलत है। फर्नीचर को अनकाउंटेबल माना गया है अंग्रेजी में। आई हैव मैनी फिशेस, अनकाउंटेबल होता है फिश। आई हैव मैनी शीप्स, शीप भी अनकाउंटेबल होता है, उनका प्लूरल वही सेम रहता है। एक्चुअली अनकाउंटेबल नहीं बोल सकते, लेकिन उनका प्लूरल सेम रहता है। एक फिश है कि 2 फिश है, आप उसको फिश ही कहिएगा।
तो खैर वो गिन तो आप सकते हैं लेकिन आप उनको प्लूरलाइज नहीं कर सकते, वो डिफरेंट कैटेगरी है। बट आप फर्नीचर देखिए, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे और इसको वर्ब हमेशा आप सिंगुलर देंगे। द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव। मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 14, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। बहुत सी ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखती हैं कि वो प्लूरल हैं बट वो होती सिंगुलर हैं। अब इनका कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे आप तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। जैसे एक वर्ड है मैथमेटिक्स, अब इसमें भी एस लगा है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, न्यूज़ में एस लग गया तो लोग प्लूरल मान लेते हैं। सो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, मम्प्स, इस तरीके के। देयर इज अनदर डिजीज बाय द वे, there's another disease जो उसमें एक और, मतलब मीजल्स भी डिजीज है, मम्प्स भी डिजीज है, एंड एक और डिजीज है उसमें भी एस आता है लास्ट में, बट ये सब एक चीज़ का नाम है। पॉलिटिक्स एक चीज़ का नाम है, मैथमेटिक्स एक चीज़ का नाम है, मीजल्स एक चीज़ का नाम है। तो ये दिख रहा है कि प्लूरल है बट ये है क्या, ये है सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड करना है। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, जब मैं इधर कर देती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ वॉक करके। फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है बेटा, आपने इसको क्या करना है, सिंगुलर प्रोवाइड करना है यहाँ पर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स डैश अ सेंसिटिव टॉपिक, पॉलिटिक्स इज, अगेन ये बहुत इजी था, फटाफट से आंसर भी दिखा दिया है। नाउ नेक्स्ट रूल देख लेते हैं एक बार कि कुछ नाउन्स दिखती सिंगुलर हैं बट वो होती प्लूरल हैं। तो ऐसे बहुत, जो वो पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दिया, ये तो चलो ज़्यादातर लोग नहीं करते ये वाली गलती, बट यहाँ जो वर्ड्स मैं आपको दिखाने लगी हूँ इनकी गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप देखिए, नाइस अपने आप ये बोर्ड चेंज कर देता है कभी कभी, आई थिंक कुछ दैवीय शक्ति है यहाँ पे। तो खैर, अब जैसे आपका वर्ड है पुलिस, तो पुलिस में क्या लगता है लोगों को कि ये सिंगुलर है, एक पुलिस की बात हो रही है, पुलिस वाला आ गया, वही अंग्रेजी का पुलिस मान लिया। नहीं, पुलिस यहाँ पर प्लूरल ट्रीट होगा। ये दिखता एक वचन है बट दिस इज एक्चुअली प्लूरल। सिमिलरली पीपल, अब पीपल्स कुछ नहीं होता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं तो देयर आर मेनी पीपल्स, दैट्स इनकरेक्ट। आपको बात करनी है पीपल सिंगुलर के बारे में। आप एक वचन नहीं बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बहुवचन के बारे में, लेकिन वो दिखता एक वचन जैसा है क्योंकि इसमें एस नहीं लग रहा है। हमारी क्या आदत होती है, जब भी हमें कोई चीज़ एक से ज़्यादा दिखती है हम उसमें एस जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एस हम नहीं जोड़ रहे हैं बट फिर भी ये प्लूरल हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन में लोग अक्सर द पीपल इज वेटिंग और व्हाटएवर ऐसा कर देते हैं। सिमिलरली कैटल अगेन, एक बहुत सारे जब जानवर साथ में होते हैं तो उनको कैटल कहते हैं। आई हैव कैटल एट होम और व्हाटएवर, कैटल आर ग्रेजिंग, ऐसे करके। तो ये जब LE पे खत्म हो गया, इसमें कई बार लोग क्या कहते हैं, कैटल्स कर दो उसको, नहीं हो सकता, यू कांट प्लूरलाइज इट। ऐसे ही क्लर्जी और ऐसे ही जेंट्री, ये दिखता है एक वचन बट ये होता है बहुवचन। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, प्लूरल वर्ब देंगे। द पुलिस हैव अराइव्ड, कभी भी ये मत कहना कि पुलिस हैज अराइव्ड, द पुलिस इज हियर, द पुलिस आर हियर। ठीक है, पुलिस के साथ आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल वर्ब देना है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल आर वेटिंग, डोंट से पीपल इज वेटिंग। पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है। क्वेश्चन देखते हैं, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, एज आई सेड प्लूरल देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगेन कैटल क्या बता दिया मैंने आपको कि प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आप आर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं पहले। नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल टेक प्लूरल वर्ब्स, वो नाउन जो हमेशा प्लूरल ही होती हैं वो प्लूरल वर्ब ही लेंगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पहले एग्जाम्पल देखो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, सिजर्स, उसको तुम सिजर मत बोलो, कैंची को इंग्लिश में हम कहते हैं सिजर्स। बहुत लोगों को लगता है कि जब दो कैंची है तब उसको सिजर्स बोलोगे, नहीं, सिजर्स ही ओरिजिनल वर्ड है। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो आपकी कैंची के ऐसे दो साइड्स होते हैं, राइट, ऐसे, तो ये दोनों एक जोड़े को मिलाकर बन रहा है ना। ऐसे ही बेटा पैंट्स होती हैं,
ये देखो इसका भी एक लेग ये एक लेग ये। तो इस तरीके से जब भी कोई दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन रही है तो उसका नाम आमतौर पे प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखा रहे हैं कि सिजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ग्लासेस हो जाता है वो लगाने वाले ग्लासेस। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये प्लूरल है और इनको प्लूरल ही दीजिए। भले आपको लगता होगा कि भाई ये जो है ये एक पैंट है ना मैम, तो ये पैंट एक ज़रूर है लेकिन इसकी दो टांगे हैं, तो अंग्रेजी में इसको बुलाने का करेक्ट वर्ड है पैंट्स। ठीक है, द करेक्ट वर्ड इज पैंट्स। डोंट कॉल इट आई वॉन्ट टू बाय अ पैंट, से आई वॉन्ट टू बाय पैंट्स, आई वॉन्ट टू बाय pants. I need scissors. Don't say I need a scissor. Scissors is the real word. वो क्योंकि दो को मिला के बन रहा है ना, तो उसको प्लूरल नाम ही दिया गया है और वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर गाइस। The scissors are sharp बोला है बच्चे। आप यहाँ पर scissors is sharp नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उसका नाम ही प्लूरल है। अब देखिए these scissors dash blunt, sharp यानी कि तीखी है, तेज है, और अगर घिस गई है मतलब अब उसकी शार्पनेस खत्म हो गई है तो वहां पर उसे हम ब्लंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिजर्स देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देंगे हम, आर लगा देंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द होते हैं, बड़े सिलेक्ट फ्यू होते हैं, ऐसे सब में ये लॉजिक नहीं लगेगा। बाकी जो रूल्स बताएं उनका भी ध्यान रखना और अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करो, गलतियां बंद करो। देखो हिज ट्राउजर्स आर, देखो यहाँ पर बहुत आसान है ना, ट्राउजर्स ही वर्ड होता है, ट्राउजर नहीं होता है। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आई हैव अ न्यू ट्राउजर्स। न्यू ट्राउजर्स कितना गलत बोला मैंने, आई हैव न्यू ट्राउजर्स, क्योंकि वो प्लूरल है तो उसके साथ अ भी नहीं लगेगा, ये अपने आप क्या हो जाता है इसको, स्वेयर इट्स स्कैरी। चलिए रूल नंबर 17 देखते हैं गाइस। अमाउंट्स ऑफ मनी, डिस्टेंस, टाइम, वेट, जब आप इन सारी चीजों को एक इकाई की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह यूज करते हो तब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ पहले दिखाना चाहते हैं, जैसे कि 10,000 रुपीज, इसको एक यूनिट की तरह बोला जा रहा है। ठीक है, अगर 10,000 रुपए अलग अलग बिखरे हुए हैं, 10,000 रुपीज आर लाइंग, आर स्कैटर्ड, वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, तब हम उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं। बट अभी हम यहाँ कह रहे हैं कि एक बड़ी यूनिट, लेकिन एक यूनिट, एक गड्डी, एक अमाउंट, तुम समझो कि हम इसको इकट्ठे में बात कर रहे हैं, हम इसको अलग सेपरेट करके बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। जब भी तुम किसी अमाउंट ऑफ मनी की बात कर लो, तुम एक सर्टेन डिस्टेंस की बात कर लो, तुम वेट की बात कर लो, या तुम टाइम की बात कर लो, जब भी तुम इसको एक साथ में यूज कर रहे हो, अलग अलग की बात नहीं कर रहे हो। ओके, तो जब तुम एक साथ में यूज कर रहे हो तो उसको सिंगुलर वर्ब दे देना। जैसे 10 years, आगे देखो तुम बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय कैसा दिखता है, 10 साल जैसा दिखता है। तो तुम यहाँ पर एक यूनिट को ऐसे मल्टीपल्स के साथ दर्शा रहे हो, एक यूनिट को मल्टीपल्स के साथ दर्शा रहे हो। 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, 10 years इज अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जब आप एक यूनिट की बात करिएगा तो आप उसको सिंगुलर वर्ब दीजिएगा। 50 रुपीज, फिर से आप यहाँ पर 50 रुपए पर्याप्त हैं। ठीक है, 50 रुपए पर्याप्त है, यहाँ पर एक्चुअली आप इज ही लगा रहे हैं क्योंकि आप एक सिंगल अमाउंट, सिंगल यूनिट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं ना, अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि कब कहाँ के। अब जैसे 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक, राइट, 5 किलोमीटर इज नथिंग फॉर मी, 5 किलोमीटर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने उसको तुरंत एक यूनिट बना दिया, हम अलग 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 5 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 5 किलोमीटर इन टोटल की बात हमने करी है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। ये 8 क्यों लिखा है, 18 होना चाहिए, उसके आगे का 1 गायब हो गया है। फ्रैक्शंस हो जाएं आपके, परसेंटेजेस हो जाएं और पार्ट्स हो जाएं, वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑफ के बाद जो नाउन लगी हुई है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो अपने आप चल रहा है ये बोर्ड, मैं तो तुम्हारी तरफ देख रही थी ना बजरंगबली। ओके, हाफ ऑफ द केक इज लेफ्ट, तो ये जैसे तुमने हाफ ऑफ द बोला, क्वार्टर ऑफ द बोला, 30% ऑफ द बोला, तो ये ऑफ के बाद तुम्हारा नाउन
सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा वर्ब कैसा लगेगा। यहाँ पे केक लिखा हुआ है, केक सिंगुलर में लिखा हुआ है, तो लगा दो अपना सिंगुलर वर्ब। 50% ऑफ द वर्क, अब देखिए वर्क वैसे भी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता है, और प्लूरल नहीं हो सकता तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल नहीं जाएगा। 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, आप बताइए 50% ऑफ द एम्प्लॉइज, अब ये प्लूरल लिखा हुआ है तो ध्यान से, 50% ऑफ द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, क्योंकि यहां पर ऑफ के बाद जो नाउन लगा हुआ है वो प्लूरल है, और ऊपर वाले सवाल में ऑफ के बाद जो नाउन लगा हुआ है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल देखते हैं। अ नंबर ऑफ, ये अपने आप में एक सिंगल फ्रेज है, ठीक है, ये चीज इतनी। अ नंबर ऑफ जब भी आप देखेंगे उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना होगा, प्लीज नोट इट डाउन। अ नंबर ऑफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो वर्ब अपना प्लूरल लगाइए, लेकिन द नंबर ऑफ जब आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। एग्जाम्पल के साथ देखिएगा एक बार, जैसे ये पर्टिकुलर चीजें उन बच्चों के लिए स्पेशल हैं जो बैंक एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं, तो बैक इन द डे जब हम पढ़ाते थे तो हम हाईलाइट कर देते थे क्योंकि इस तरीके के एरर डिटेक्शंस आ जाते थे। अब तो खैर भगवान मालिक है चलिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या बताया कि जब भी तुम अ नंबर ऑफ देखोगे तो तुम वर्ब अपना यहां पर प्लूरल कर दो। इसी तरह से बच्चे द नंबर ऑफ देखोगे तो तुरंत देखो सेम स्टूडेंट्स ही यहां भी लिखा है और यहां भी स्टूडेंट्स ही लिखा है। अब इसका मतलब समझो, देखो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि कुछ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, तो संख्या सिंगुलर साउंड कर रहा है कि नहीं, छात्रों का नंबर, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही हैं नहीं बोलते ना इन हिंदी ऑल्सो, दैट इज वाई जब भी तुम द नंबर ऑफ लिखोगे तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा वर्ब सिंगुलर रहे, और अगर तुम अ नंबर ऑफ लिखोगे तो तुम्हारा वर्ब प्लूरल रहेगा। दोनों बातें ध्यान रखना। सवाल एक बार देते हैं, आंसर करिए पॉज करके। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश वेटिंग। As you can clearly see, a number of लगाए, सीधे जाके R मार्क कर दीजिए, a number of के साथ प्लूरल और the number of के साथ सिंगुलर लगाइए। ये रहा आपका दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, इसके अंदर देखिए हु, विच, दैट एटसेट्रा आपके वर्ड्स आते हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने लगे क्या सोचते हैं कभी कभी, बट ठीक है, वो शब्द जो एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के पहले लगा होता है, जैसे द हाउस विच वॉज बॉट बाय माई फादर, घर जो खरीदा गया था मेरे पिताजी के द्वारा, तो विच लग रहा है ना बीच में, तो जब भी एक एडजेक्टिव फ्रेज के पहले शुरुआत में जो हेड वर्ड होता है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये डिटेल में जानना है तो कमेंट कर देना, बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम हु, विच, दैट समझ लो। तो जो तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, और भी होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते हैं बाय द वे। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस का क्या सिस्टम होता है, ये अपने वर्ब को डिसाइड करते हैं उस नाउन के आधार पर जो उनके जस्ट पहले लगा हुआ है। जैसे अभी हमने आपको बोला यहां पर कि द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। अब ये पूरी चीज तुम इग्नोर कर दो, वेयर आई वॉज बोर्न ये सब छोड़ दो, मेरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। और जैसे ही तुमने वेयर लगाया, वेयर के पहले ये वाला नाउन लगाया, हाउस सिंगुलर है कि प्लूरल है, द हाउस सिंगुलर है, हाउसेस प्लूरल होता है, हाउस सिंगुलर होता है। सो द हाउस वेयर आई वाज बोर्न इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहां देखिए आप, ये रहा इज, ये रहा हाउस। तो क्या समझ में आया कि जब भी तुम्हें इस तरीके का रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच, वेयर
ये सब दिखेगा, तो उसमें तुम चिंता नहीं करना। इसके जस्ट पहले जो नाउन लगा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बेसिस दैट अपना वर्ब डिसाइड कर लेना, ठीक है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट सब कुछ कर दो। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू विल हैव टू लर्न टू स्पीक इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि मैं एक मूक इंसान अपने आप को इंटेंशनली, जिनको ईश्वर ने बना दिया है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो मेरा ऐसा मानना है दोस्त कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बड़ा प्लान भगवान का होता है। लेकिन आप सोचें कि आपको तो दिया है, आप अगर उसका फिर भी उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप कितना गलत काम कर रहे हैं, कितना गलत आप अपने साथ कर रहे हैं कि आपको कोई आपका तिरस्कार करता है, आपका कोई नीचा दिखाता है, आपको कोई इग्नोर कर देता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बट यू कांट स्पीक, आप बोल नहीं सकते। आपके हिस्से का श्रेय कोई और ले लेता है बट आप बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो अंग्रेजी मीडियम से है। व्हाट इज दिस ड्रामा? व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट टॉकिंग? और अगर आप अपने खुद के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप लाइफ में किसी और के लिए तो कुछ कभी नहीं करेंगे। तो प्लीज सबसे पहले यू नीड टू लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटीज दैट यू डिजर्व। जो आप बैठे हुए हैं सोच के कि यार अगर हमने थोड़ा और कुछ कर लिया होता तो हमको फलानी नौकरी मिल जाती, तो कर लो ना थोड़ा कुछ और, है ना। इट्स वेरी इजी, इट्स मच ईजियर दैन जस्ट सर्वाइविंग एवरी डे विद रिग्रेट। आप एक बार सोच के देखिए, हम हर दिन पछता लेंगे लेकिन हम एक दिन एक स्टेप नहीं लेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ गाइज। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाए। यू हैव टू बी अ वेरी ब्रेव पर्सन। आई मस्ट से कॉन्फिडेंस तेल लेने जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेव होना बहुत ज़रूरी होता है। हर परेशानी से, हर दिक्कत से हम डर गए, हम डर जाते हैं, हमें डर लगता है। इससे तो ख़राब आप अपने साथ कुछ कर ही नहीं सकते। और ज़िंदगी में जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, you will see that everything will change, everything changes। और जब तक आप वो डरे सहमे कुचले से घूम रहे हैं, then my friend आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी स्थिति के लिए। चलिए खैर यहाँ पर आते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल देखो, he is one of the boys who work hard। हमने वर्क क्यों लगाया? क्योंकि याद है जब भी हमें वर्ब को प्लूरल बनाना होता है हम उसके अंदर से एस वगैरह हटा देते हैं। हु के पहले क्या लगा हुआ है? प्लूरल में एक वर्ड लिखा है, बॉयज लिखा है। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर्क हार्ड। बहुत लड़कों में से एक ये भी है जो मेहनत करता है। सो ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर्क हार्ड। He is the only one of the boys who works hard. Now you see the difference. Now you see the difference. Why this change? He is the only one। जैसे only लगा दिया, अभी तुम बहुत लड़कों में से एक की बात कर रहे थे, वो बहुत लड़के थे, आप प्लूरल की बात कर रहे थे इसलिए आपने प्लूरल वर्ब दिया। बट यहाँ पर मैंने ओनली, ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु रियली वर्क्स हार्ड। सारे लड़कों में से इकलौता यही है जो मेहनत करता है। ठीक है, माइक तो मैंने इधर उधर ही कर रखा है आज। ठीक है, जो बहुत मेहनत करता है। तो अब आप देखो, जब आप इसको सिंगुलर बनाना चाहते हो आप ओनली लगा देते हो, जब आप प्लूरली ट्रीट कर रहे हो तो आप वर्ब भी इसको प्लूरल देते हो। मूविंग ऑन एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। शी इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु डैश रेगुलरली। शी इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु, अब देखो वन ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद प्लूरल में वर्ड लिखा हुआ है हु कम लिखो। शी इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु कम रेगुलरली। मूविंग ऑन, she is the only one of the employees who dash regularly, who comes regularly। तो जब तुमने only लगाकर इनको सिंगुलर बना दिया है तो यहाँ पर आप अपना वर्ब सिंगुलर कर लें, और जब बिना only के आप एक ग्रुप में बात कर रहे थे तो उसको प्लूरल वर्ब दे दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल सी कुछ बातें आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके लिए एकदम से रूल्स पढ़ना और फॉलो करना थोड़ा टफ रहता है, विच इज़ नॉट अ क्राइम। ऐसा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं आप। बहुत सारी नई चीज़ें ज़िंदगी में हम करते हैं। कुछ लोग बड़े फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग थोड़े स्लो होते हैं, इंसान होता है। तो आप अपने आप को मौका दे रहे हैं तो सबसे पहले शाबाशी बनती है आपके लिए। अब यहाँ पर ग्रामर शॉर्टकट्स की बात करते हैं। देखिए, जो आपकी रोज़मर्रा की बातचीत है उसमें थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर बोलिए, और उसके लिए जो शॉर्टकट्स है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। जब भी आप ही, शी, इट और वर्ब लगाकर यूज़ करते हैं,
वो कॉलेज जाता है, वो खाना खाती है, वो गाना गाता है, वो चमकता है। जब भी आप इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं है लगाकर, तो ये फॉलो करिए। ही वर्क्स, शी स्टडीज, इट शाइन्स, समझ रहे हो, प्रेजेंट में बात हो रही है। दे, आई, वी, यू, दे, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे आई स्टडी, यू स्टडी, दे स्टडी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर दे वर्क हो जाएगा, यू वर्क हो जाएगा, शी नहीं होगा, शी क्यों आएगा यहाँ पर, हम इसकी बात कर रहे हैं, आई, वी, यू, दे की बात कर रहे हैं। अचानक से कंफ्यूज हो गई, कह रहे ये रूल कहाँ से आ गया, खैर छोड़ो। अच्छा, देयर इज के बाद आपको सिंगुलर नाउन लगाना चाहिए। जब भी हम ऐसा कहते हैं ना कि वहां पे कुछ है, या वहां एक लड़की है, या वहां पे एक किताब है, तो क्या बोलते हैं आप, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ बुक, देयर इज अ प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ फ्रेज और फ्रेमवर्क, यू कैन से। देयर आर कब लगता है, जब आप प्लूरल की बात करें। देयर आर 2 गर्ल्स, देयर आर 2 बुक्स, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। सो यू कैन क्लियरली सी कि ये फ्रेमवर्क प्लूरल के लिए और ये फ्रेमवर्क आपके सिंगुलर के लिए चल रहा है। एवरीबडी, समवन, नोबडी एटसेट्रा। ये देखो, ये बडी और वन वाला कल बताया था हमने आपको, कल नहीं अभी थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में बताया था, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है, इनके साथ सिंगुलर लगा देना। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो आई एम श्योर आप लोग को पसंद आया होगा, फायदेमंद है, तो वीडियो तो देखो ही देखो। जो सीख रहे हो ना उसको सिर्फ अपनी नोटबुक में नहीं लिखो, प्लीज घबराओ मत, गिव योरसेल्व्स अ चांस यार। अब एक बार सोच के देखो कि अगर हम शर्माए होते या हम घबराए होते तो हम आज जिंदगी में कर क्या रहे होते, कौन पढ़ा रहा होता है यहाँ खड़े होके। जिंदगी में ले लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा रिस्क, यू नेवर नो। जब मैं अपना स्कूल कॉलेज कर रही थी ना, तो किसी को पता भी नहीं था कि एक दिन यूट्यूब पे टीचर बन के भी कोई कुछ कर पाएगा, तब तो कुछ था भी नहीं, बट भगवान ने रास्ते बनाए ना, तो वो ऐसे ही आपके लिए भी बनाएगा। आप हर मौका लीजिए, आप खुद को तैयार रखिए कि भगवान जो आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, जब वो आपको मंजिल पे पहुंचाएं तो आप ये ना कहें कि अरे भगवान जी हमने तो तैयारी ही नहीं करी। आप ये मत कहिएगा, आप खुद को तैयार रखिए। आप जानती हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, डोंट वेस्ट दैट पोटेंशियल। एंड आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा, और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहती हैं वो भी बता दीजिए, तो मैं ऐसा ही एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो उसका भी बना के आपको दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और हाँ, फुल लेंथ आपका जो वीडियो है, कोर्स है स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन का, वो आ चुका है। एडमिशन लेना चाहती हैं, वो 30 डेज़ का है, 2499 रुपीज़ उसका प्राइस है। उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, लेकिन वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है। आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं एट्सेट्रा, दैट इज़ फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू गाइज लेटर विद अनदर वीडियो, बाय बाय। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।